कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी कुछ प्रश्न बनाए थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और उम्मीद करती हूँ कि ये वाले प्रश्न भी अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को लेकर। पहला प्रश्न है, नाटक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नाटक दृश्य काव्य माना जाता है, यानी नाटक हम जिसे देखते हैं, और यह साहित्य की एक प्रकार की विधा है। इसे पढ़ने के साथ देखा जा सकता है। नाटक में संवाद मुख्य होते हैं। रंगमंच पर जो नाटक सफल होते हैं वे श्रेष्ठ कहलाते हैं और इसे निर्देशित किया जाता है। तो बेटा ये थी नाटक की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में कहानी मौखिक लोकप्रिय क्यों थी, उचित कारण बताइए। आपने भी देखा होगा जब हम छोटे थे तो अपनी दादी और नानी से कहानियाँ सुना करते थे, ठीक है। तो ये कहानियाँ उस समय क्यों लोकप्रिय थी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, जनसंचार माध्यम का अभाव। उस समय जनसंचार माध्यम नहीं थे, हमारे पास रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, मनोरंजन का और कोई साधन नहीं होता था, इसलिए कहानियाँ हम सुना करते थे। तो इसका पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम कि जनसंचार माध्यम का अभाव होना। दूसरा, मनोरंजन के साधनों का ना होना। तीसरा, रात को कहानी सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब हमें रात को नींद नहीं आती ना तो हम कहते कोई कहानी सुना दो, कहानी सुनते ही हमें नींद आ जाती है। और चौथा, कहानी के माध्यम से शिक्षा देना। और कोई भी हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो उससे हमें कुछ सीखने को मिले, यानी पंचतंत्र, रोचक कहानियाँ, इनके माध्यम से शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, नाटक। नाटक में संवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो नाटक में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला, संवाद के बिना नाटक की कल्पना असंभव है। जब हम कोई नाटक देखते हैं तो बेटा यही देखते हैं ना कि उसमें संवाद चलते हैं, डायलॉग्स चलते हैं। तो डायलॉग्स जितने अच्छे होते हैं हमें नाटक देखने में उतना ही मज़ा आता है। दूसरा, चरित्र का विकास संवाद द्वारा ही संभव है। तीसरा, अच्छे संवाद दर्शकों के हृदय को छूते हैं, यानी जब हम कोई नाटक देखते हैं उसके संवाद हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो वो हमारे मुंह पर आ जाते हैं। चौथा, संवाद कथन को गतिशील बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों में लाइव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइव की भूमिका क्या है जनसंचार माध्यमों में, तो घटना स्थल से घटना या समाचार का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जैसे कई बार हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना तो उसका कहते हैं कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सीधा प्रसारण, कि जहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है उसका सीधा प्रसारण आप तक पहुँच रहा है। नेक्स्ट है, घटना स्थल पर विद्यमान रिपोर्टर और कैमरामैन घटना को सीधे दर्शकों को दिखाते हैं। नेक्स्ट, दर्शकों की रुचि इस माध्यम में सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, डेडलाइन क्या होती है। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटे की जो खबरें हैं वही छापने योग्य होती है, यानी इससे पूर्व की जो सूचनाएं हैं वो बेकार हो जाती है, यानी जो भी नवीन सूचना है वही समाचार का रूप ले लेती है। अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की जो अवधि है, जो समय है, वो उसकी डेडलाइन होती है। अगला प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। मान लीजिए किसी को अगर खेल में बहुत इंटरेस्ट है, उसकी खेल में बहुत रुचि है, तो वो खेल संबंधित समाचार ही लेकर आएगा। अगर किसी की राजनीति में है तो वो राजनीति से संबंधित समाचार लेकर आएगा। तो यानी समाचार की भाषा में, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उसे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना उसके लिए
पर्याप्त होता है। यानी वो जो भी अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी लेकर आएगा उसके बारे में उसको नॉलेज भी होनी चाहिए और उसकी दिलचस्पी भी होनी चाहिए। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उसे उस विशेष क्षेत्र या विशेष से जुड़ी घटनाओं को, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है बेटा विशेषीकृत रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न है स्तंभ लेखन क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, कोई भी विचार परख लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लिखना। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपनी खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं और स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। अगला प्रश्न आ रहा है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा क्यों होता है। अभी हमने देखा था ना कि कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कहानी का जो एक प्रमुख तत्व है वो है कथानक, यानी कि कथा वस्तु। तो इसको हम प्रारंभिक नक्शा क्यों कहते हैं? उत्तर है कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी का सभी घटनाओं और पात्रों का उसमें समावेश किया जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। यह लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। जो बेटा कथानक होता है ये एक बहुत ही छोटा सा रूप होता है, फिर लेखक इसमें अपना अब कुछ मौलिकता डालकर या कुछ अपनी कल्पना शक्ति के सहारे इसको एक बड़ा रूप दे देता है। ठीक है, कभी कभी कहानीकार के हाथ में कथानक का एक सूत्र आ जाता है, फिर उसे विस्तार देने में जुट जाता है और ये विस्तार कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। कहानी के सभी तत्व कथानक पर ही आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य आपको स्पष्ट करना है कि जब हम नाटक लिखते हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसके अंदर एक समय का बंधन होना चाहिए। तो समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है, इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। अगर नाटक बहुत लंबा चलेगा तो हमें उसमें रुचि नहीं होती है। तो नाटक का वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्य काल की रचनाओं पर आधारित हो। काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में और एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। अब जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है या कविता को आप पढ़ते या सुनते हुए हम बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा करना संभव नहीं होता, यानी वो तो हमें लगातार देखना होता है। इसलिए नाटककार को इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी घटना को घटित होते हुए देख सकते हैं। इसलिए नाटककार से यही अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि यानी जो समय है वो कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। यही समय का बंधन कहलाता है। अब अगला प्रश्न भी इसी से ही जुड़ा हुआ है कि नाटक का मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही संयोजित क्यों किया जाता है। तो नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही संयोजित होते हैं, भले ही वह भूतकाल या भविष्य काल की रचनाओं पर आधारित हो। यानी काल चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। यानी नाटक है वो जो दर्शकों की आंखों के सामने घटित होता है, इसलिए बेटा नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही संयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो माध्यम की 3 खूबियां और 3 खामियां। खामियां मतलब कमियां बतानी है आपको। तो रेडियो माध्यम की जो खूबियां हैं वो है कि जो रेडियो माध्यम है वो निरक्षरों के लिए भी उपयोगी है, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी उपयोगी है क्योंकि वो उसको सुन सकते हैं। दूसरा ये श्रव्य माध्यम है, इसको सुनना ही होता है हमें।
इससे हमारे क्या होती है बेटा, समय की बचत भी होती है, यानी हम कुछ रेडियो को सुनते हुए कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तीसरा, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है जहाँ शब्द और ध्वनियों का ही महत्व होता है। अब इसकी खामियां क्या है कि बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका मन गाना उस समय गाने सुनने का हो रहा है लेकिन रेडियो पे न्यूज़ आ रही है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती, यानी समाचार के समय जो समाचार पढ़ा गया है आप चाहकर भी उनको पीछे नहीं सुन पाओगे। तीसरा है, संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग में सावधानी बरतनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के 3 कारण लिखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इसकी लोकप्रियता के कारण क्या हैं? तो इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के 3 कारण हैं कि इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, यानी आप देख भी सकते हो और वो प्रिंटेड भी होता है। दूसरा, इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ गति से आप तक पहुंच जाती है। तीसरा, इससे खबरों की पुष्टि भी तत्काल हो जाती है। अगला प्रश्न है, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। इस कथन की सार्थकता को सिद्ध कीजिए। बेटा, कविता है वो हमारी संवेदना यानी हमारे इमोशंस के बहुत अधिक निकट होती है। दूसरा, कविता में संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराने की क्षमता होती है। तीसरा, कविता व्यक्ति को भावुक कवि या सहृदय पाठक भी बनाती है। अगला प्रश्न है, रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहाँ तक उचित है? 3 कारणों से इसका उल्लेख करना है। रंगमंच को प्रतिशोध का सशक्त माध्यम कहा जा सकता है क्योंकि रंगमंच शाब्दिक अर्थ से व्यंजना की ओर ले जाने वाला माध्यम है। अब रंगमंच में जो शब्द हैं वो व्यंजना की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कई बार हम जब ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं उसमें एक कोई अलग ही अर्थ या फिर किसी के ऊपर जो व्यंग करना होता है वो शब्दों के द्वारा हम उस पर कर सकते हैं। दूसरा, कि नायक, प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा जो तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, इसकी सशक्त अभिव्यक्ति वो अपने संवादों के द्वारा कर सकता है। तीसरा, प्रभावी प्रस्तुति द्वारा सामाजिक जागरूकता भी लाई जा सकती है, यानी रंगमंच पर कभी कोई जैसे बाल विवाह को लेकर कोई नाटक करवा दिया गया या फिर दहेज को लेकर, तो उसको हम देखकर हमारे मन में भी सामाजिक जागरूकता को हम पैदा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संपादकीय लेख किसे कहते हैं और एक अच्छे संपादकीय लेख की 2 विशेषताएं बताइए। संपादकीय लेख में संपादक द्वारा विभिन्न घटनाओं और ज्वलंत विषयों पर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। और एक अच्छे संपादकीय लेख की 2 विशेषताएं मानी जाती है कि पहला, इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ना कि अखबार की आवाज़ किसको माना जाता है, तो संपादकीय लेख को माना जाता है। दूसरा, लेख में विश्वसनीयता, उपयोगिता एवं आकर्षक प्रस्तुति का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कविता हमें जीने की कला सिखाती है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। कविता हमें अपनी ओर खींचती तो है ही, पर कभी कभी जटिल और अबूझ सी लगती है जिसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है, अतः उसे बार बार सुनने पर उसकी अनुगूंज हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की कला सिखाती है। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि आपने पढ़ी रखा है कि फीचर क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित है, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? फीचर पाठक की चेतना को ही नहीं बल्कि वह उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को भी उत्प्रेरित करता है। दूसरा, इसमें लेखक पाठ को अपने अनुभव से समाज के सत्य का भावनात्मक रूप से परिचय कराता है। तीसरा, इसमें समाचार दृश्यात्मक रूप में पाठक के सामने उभर कर आ जाता है। चौथा, यह सूचनाओं को संप्रेषित करने का ऐसा एक साहित्यिक रूप है जो भाव और कल्पना के रस से सरोवर होकर पाठक को भी इसमें भिगो देता है। कई बार हम जब फीचर पढ़ते हैं तो हम भी उसी की ही
उसी के ही रस में, उसी की ही बातों में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से सरोवर हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने ही सीमित क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता एवं प्रभावशाली है। तो इस कथन के आलोक में कहानी की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कहानी की यही विशेषता है कि इसमें मानव के जीवन की किसी प्रमुख घटना का वर्णन होता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई जीवन की कोई एक घटना दिखा दी और उसी को ही लेकर उन्होंने कहानी को गढ़ दिया। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। मतलब जीवन के किसी रंग को, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करता है। तीसरा, उसका चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों कहा जाता है? तो इसके जो प्रमुख कारण है वो ये कि जनसंचार के सभी माध्यमों का ये एक सम्मिलित रूप है। दूसरा, सूचनाओं का विशाल भंडार होता है। तीसरा, खबरों के पहुंचने की तीव्र गति इसमें होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो माध्यम की कोई 3 विशेषताएं बताइए। अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी होती है, सस्ता और सुलभ माध्यम होता है, तीसरा समय की बचत होती है। तो बेटा ये थे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़कर जाएंगे तो यकीन मानिएगा आपके पेपर में अभिव्यक्ति माध्यम के जो क्वेश्चंस होंगे ज़रूर इसी में से ही आएंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से इनका उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद।